तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। और जिन स्टूडेंट का सपना है यूपी से बीएससी नर्सिंग करने का, उन सभी के लिए अभी हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेज हैं यूट्यूब पर रेगुलर फ्री क्लासेज आप लोगों की ला रहे हैं। अब आप हमें टाइम और बता दीजिए कि कौन से टाइम पर आप लोगों को जो है क्लास अपलोड करनी चाहिए या लाइव जो है आप लोग देख सकते हैं, उस टाइम को आप बता दीजिए। यहां पर आज मैं आप लोगों के करवाने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के, जो कि एज इट इज आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज आप ऐप डाउनलोड कर लो। इस क्लास की जितने भी पीडीएफ्स रहेंगे वो सभी आप लोगों को ऐप के अंदर फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल का नाम है साइंस क्लब दौसा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता देता हूं, साइंस क्लब दौसा, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, आप लोग डाउनलोड कर लो। और जितने भी स्टूडेंट जिनको यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर आप हमारे पास में मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो हमारी व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए फटाफट से चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। और सबसे पहले आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे आप लोगों को इस तरीके के मास्क दिखाई देंगे। तो अब आप मेरे को यह बता दीजिए कि इस मास्क का क्या नाम है और इस मास्क का क्या नाम है। ये अलग मास्क है, ध्यान रखना, ये एक अलग मास्क है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये एक आप लोगों का अलग मास्क है। तो अब मुझे बताइए कि इस मास्क का नाम क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। और एक साइड आप लोगों को बताना है कि इस मास्क का क्या नाम है। दोनों मास्क के नाम फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इस मास्क का नाम क्या है और इस मास्क का नाम क्या है, बताइए फटाफट से। चलिए तो बताइए क्या क्या नाम है इनके सभी के, बताइए। आई होप आप लोगों ने गैस किया होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इधर लेके चलता हूं। ये जो हमारा मास्क है, यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस मास्क की, तो इस मास्क के नीचे आप लोगों को यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बट अगर हम बात करें इस मास्क की, तो यहां पर आप लोगों को एक बॉक्स सा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये बॉक्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले अगर मैं इस मास्क की बात करूं, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन मास्क है, सिर्फ O2 मास्क है। ये सिर्फ ऑक्सीजन जो है सप्लाई करता है, यानी कि इसे हम कहेंगे O2 मास्क या फिर ऑक्सीजन मास्क, ठीक है ना। ये हमारा हो गया ओनली ऑक्सीजन मास्क हो गया। ध्यान रखना, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस इमेज में आप लोगों को बताना है कि ये वाला कौन सा मास्क है और ये वाला कौन सा मास्क है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आप लोगों को ये इमेज दे दी जाएगी और ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑक्सीजन मास्क, नेबुलाइजर मास्क, और दो ऑप्शन और दे दिए जाएंगे। तो अब आप लोग बताइए कि इसका क्या नाम है। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप बता दोगे। तो इसके नीचे अभी कुछ भी नहीं है, मतलब ये सिंपल मास्क है। सिंपल मास्क मतलब ये ऑक्सीजन मास्क है, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक डिब्बा सा यहां पर लगा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं इस डिब्बे की, इस डिब्बे के अंदर इस मास्क को बोला जाता है नेबुलाइजर मास्क, नेबुलाइजर मास्क। अब चलो मैं आप लोगों को समझाता हूं नेबुलाइजर मास्क का जो यूज है वो क्यों लिया जाता है और ऑक्सीजन मास्क का यूज कब लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन मास्क की, ऑक्सीजन मास्क का यूज जब लिया जाता है जब बॉडी के अंदर
बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, या ब्रेन के पास ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है ना, नहीं पहुंच पा रही है, तब यूज किया जाता है ऑक्सीजन मास्क का। यानी कि बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है इस ऑक्सीजन मास्क के थ्रू, ठीक है। तो ये तो हो गया काम ऑक्सीजन मास्क का। अब हम बात कर लेते हैं नेबुलाइजर मास्क की। नेबुलाइजर मास्क कब यूज में लिया जाता है, जब आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से या तो आप ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप लोगों के अस्थमा की दिक्कत है, या फिर आप लोगों के किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, श्वास लेने में अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों को, तो यहां पर आप लोगों को नेबुलाइजर मास्क का यूज किया जाता है। और कुछ टाइम के लिए आप लोगों को जो है नेबुलाइजर मास्क के अंदर, अब ध्यान रखना, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूं, ये जो हमारा मास्क है नेबुलाइजर, इस मास्क में आप लोगों को जो डाला जाता है, इसके अंदर देखो सबसे पहले तो जो डाला जाता है नेबुलाइजर मास्क की, अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों से, तो सुनिएगा, सुनिए, नेबुलाइजर जो मास्क होता है उसके अंदर साल्बुटामोल और देखो, अगर 3% NS के साथ में नेबुलाइज करने के लिए बोला गया है, तो आप ध्यान रखना कि 2% आप लोगों को NS 3% NS लेनी है, यानी कि 3 ml आप लोगों को NS लेनी है, और उसके साथ में जो है आप लोगों को 1 ml क्या ले लेना है, या 1 ml या 3 ml ही आप लोगों को क्या ले लेना है, डिस्टिल वाटर जो होता है वो आप लोगों को ले लेना है। इसके अलावा इसमें यूज किया जाता है साल्बुटामोल का भी यूज किया जाता है जब आप नेबुलाइजर करवाओगे। तो ये सभी आप जब हॉस्पिटल ड्यूटी करने जाओगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि किसी पेशेंट को नेबुलाइज किस तरीके से करवाया जाता है और किस कंडीशन में उसको करवाया जाता है। तो आप सिंपल सी दो ही चीजें ध्यान रखना कि ये जो मास्क है, ये 2 तरीके के मास्क है। सबसे पहला ये ऑक्सीजन मास्क है, जो कि डायरेक्ट सिलेंडर से या तो कनेक्ट कर दिया जाता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, या फिर हॉस्पिटल में जो सप्लाई आ रखी होती है उससे कनेक्ट करके और डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अगर बात करें नेबुलाइजर मास्क की, तो अब मैं आप लोगों को नेबुलाइजर जो एक मशीन होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि नेबुलाइजर मास्क के अलावा जो मशीन होती है वो किस तरीके की होती है। अब यहां पर आप लोग देखिए, ये जो मशीन है ये है नेबुलाइजर मशीन है, ठीक है ना। इस मशीन में क्या किया जाता है, ये जो मास्क देख रहे हैं आप लोगों को दिख रहा है, ये मास्क दिख रहा है ना, इस मास्क के में नीचे की साइड ये जो डिब्बा सा आप लोगों को दिख रहा है, इस डिब्बे के अंदर जो है आप लोगों का या तो साल्बुटामोल, ठीक है ना, या फिर ब्यूडेसोनाइड डालकर जो है नेबुलाइज किया जाता है ना। अब इसके अंदर डाला जाता है ना, कहां से डाला जाता है, यहां से ऊपर से, यहां पर जो है होल रहता है, यहां से जो है इसके अंदर या तो साल्बुटामोल डालेंगे या तो ब्यूडेसोनाइड नेबुलाइज करने के लिए डालते हैं। जैसे डालेंगे, अब यहां पर ये जो मशीन है यहां पर ऑन ऑफ करने का स्विच है, ठीक है ना, ध्यान से देखो, यहां पर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। तो जैसे ही आप इसको सप्लाई देंगे और जैसे ही ऑन करेंगे तो यहां पर ये स्टीम भाप बनाना स्टार्ट कर देती है, और जो भाप के थ्रू हम जो है उसे इनहेल करते हैं, जो भी हमारी ड्रग्स होती है उसे हम इनहेल करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से एक चीज और कहूं कि अगर किसी भी ड्रग को इनहेल करना है तो आप लोग जो है वो यहां पर यूज कर सकते हैं, जो आप लोगों की जो नेबुलाइजर मशीन होती है वो स्टीम में यानी भाप में कन्वर्ट करने का काम भी करती है, तो आप उसे इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो 2 चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, एक ऑक्सीजन मास्क और एक नेबुलाइजर मास्क, और नेबुलाइजर मास्क के साथ में मैंने आप लोगों को नेबुलाइजर जो मशीन है वो भी दिखा दी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेबुलाइजर मास्क, ऑक्सीजन मास्क दोनों अलग होते हैं। यानी कि अगर कभी भी अब आप हॉस्पिटल में कभी भी जाओ तो आप एक चीज जरूर देखना,
और वहां पर अगर मास्क आप लोगों को दिखाई दे कहीं पर भी, तो आप ये आइडेंटिफाई करना कि ये ऑक्सीजन मास्क है या फिर ये नेबुलाइजर मास्क है। ये चीज आप लोग देखना, ऑटोमेटिक से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसा मैंने बताया है वैसे आप अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि ये नेबुलाइजर मास्क है या ऑक्सीजन मास्क है। आई होप भविष्य में आप लोगों को कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ऑक्सीजन मास्क है या नेबुलाइजर मास्क है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया भी है। चलिए तो अब हम आप लोगों से एक चीज और मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए और इसका नाम बताइए। इस इमेज से हम बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनाने वाले हैं, तो आइडेंटिफाई करो इस इमेज को। बताओ आवाज प्रॉपर आ रही है ना? ठीक है, आइडेंटिफाई करो इस इमेज को कि इस इमेज के अंदर जो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये क्या है ना? अब बहुत सारे ये बोलेंगे कि सर इसका नाम जो है वो सभी को पता है, इसका नाम है थर्मामीटर। क्या नाम है? थर्मामीटर। थर्मामीटर इसका नाम है। इसका यूज की अगर मैं बात करूं कि किस यूज में लिया जाता है, तो सर ये टेम्परेचर चेक करने के लिए, यानी कि हमारा फीवर कितना है उसको चेक करने के लिए सर इसका यूज किया जाता है। अब तो जो टेम्परेचर है वो दो तरीके का होता है। अब बोलोगे सर दो तरीके का कौन सा टेम्परेचर? तो एक ही होता है जिससे हम हमारा फीवर देखते हैं। तो देखो एक जो होता है इलेक्ट्रिक होता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो एक होता है मरकरी, Hg, पारा वाला, मरकरी वाला, है ना? पारा वाला जो होता है वो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आप लोगों का इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। कौन सा है ये? इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। ये है आप लोगों का इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। अब मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूं जिसकी कि मैं बात कर रहा था आप लोगों से। तो अगर इस इमेज के अंदर आप लोग देखेंगे तो इस इमेज के अंदर भी जैसे मेरे पास में यहां पर रखा हुआ है थर्मामीटर, मैं कहूंगा कि ग्लास थर्मामीटर मेरे पास में रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये है हमारे पास में डिजिटल वाला, यानी ये रखा सर, ये रखा, इधर देखो ये रखा है ना, ये है हमारे पास में डिजिटल वाला, है ना। और एक है हमारे पास में ये ग्लास थर्मामीटर, ठीक है ना, यहां पर दे दीजिए। ये रहा मेरे पास में एक थर्मामीटर, ये रखा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये है ग्लास का, अगर मैं इसे गिरा दूंगा तो ये टूट जाएगा, ग्लास का है ना, दिख रहा है क्या उसमें? देखना प्रॉपर, ठीक है। यहां पर इसके अंदर कुछ रीडिंग्स दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को, कुछ रीडिंग्स हैं। अगर मैं बात करूं इसमें तो आप लोगों को शायद नहीं दिख रही होंगी, मैं इसके अंदर अगर आप लोगों से बात करूं तो यहां पर रीडिंग्स दिखाई दे रही है। तो ये ग्लास थर्मामीटर है और इसके अंदर जो आप लोगों को टेम्परेचर देखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नहीं जानते कि इसके अंदर रीडिंग कैसे देखेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। बट अगर आप इस थर्मामीटर की बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिक से आपका टेम्परेचर जो है बता देता है ना। तो ग्लास थर्मामीटर का यूज बहुत कम किया जाता है आजकल इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार ग्लास थर्मामीटर जरूर देखें और किस तरीके से उसके अंदर रीडिंग ली जाती है वो भी आप जरूर सीखें, ठीक है ना। तो ये है हमारा ग्लास थर्मामीटर, ध्यान रखना। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये है हमारा ग्लास थर्मामीटर। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस थर्मामीटर का नाम क्या है, ठीक है ना। अब देखो आप लोगों को दो थर्मामीटर दे दोगे, आप लोग बोलोगे सर ये भी थर्मामीटर है और ये भी थर्मामीटर है। तो ये है इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। और अगर मैं बात करूं इसकी तो ये है आप लोगों का ग्लास थर्मामीटर, ठीक है। चलो जी, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थर्मामीटर जो है वो भी अगर हम बात करें तो दो तरीके के अभी हो रखे हैं, जिसमें कि सबसे पहले इसकी बात करें तो ग्लास थर्मामीटर और ये है आप लोगों का इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, ठीक है। चलो जी, हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और यहां पर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दो इमेज। अब बताइए, एक यहां पर जो है एक इमेज दे रखी है और यहां पर भी इमेज दे रखी है। सबसे पहले तो इनका नाम बताओ आप मेरे को और यूज में क्या आती है। तो दो चीजें आप मेरे को फटाफट से बता दीजिए। सबसे पहले आप मेरे को इसका नाम बता दीजिए एंड दूसरा आप मुझे इसका यूज बता दीजिए कि ये किस यूज में आती है, क्या इसका नाम है और किस यूज में ये आती है। बताइए फटाफट से, बताइए तो जरा। यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों का यूज सेम है, बट
नाम पहले आप मेरे को बताइए। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है ना, इसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। तो नाम तो हमने कर लिया। सर यूज क्या है? यूज जो होता है इसका यूज लिया जाता है ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर मैं कहूं तो बीपी चेक करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। अब सर एक इलेक्ट्रिक है इधर और एक है सर मैनुअल। क्या है ये? मैनुअल है। अब इलेक्ट्रिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिक में सिर्फ इस कप को आपको बांधना होता है। जैसे आप इस कप को बांध देते हैं या लगा देते हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिक से ये रीडिंग बता देता है। यहां पर स्टार्ट का बटन होता है, जैसे आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करोगे ये आप लोगों की जो रीडिंग है उसको बता देता है, ठीक है ना। लेकिन मैनुअल के अंदर क्या होता है? मैनुअल के अंदर होता ये है कि सबसे पहले तो जो कफ होता है इसको यहां पे बांधना होता है, टर्निकेट टर्निकेट नहीं लगाते, इधर आप लोगों को ये कफ जो होता है इसको बांधना होता है। जैसे आप बांधोगे उसके बाद में फिर यहाँ पर एक पंप होता है, इस पंप से आप लोगों को पहले यहाँ पर एक और स्क्रू होता है उसको कसना होता है। उसके बाद में इसके अंदर एयर भरनी होती है। एयर कितनी भरेंगे सर? इसके अंदर आप 200 से 220 के बीच में भरनी है। अगर 220 से ऊपर किसी की बीपी जा रही है तो फिर आप लोगों को और भी ऊपर भरनी है, ठीक है ना। अब कैसे चेक करेंगे उसका भी पूरा प्रोसीजर आप समझ लो। सबसे पहले तो आप लोगों को कफ को यहां बांध देना है, उसके बाद में अपनी 2 फिंगर और एक थंब के जरिए आप लोगों को पल्स जो है उसे फील करना है। पल्स फील करने के बाद जैसे आप लोगों को पल्स फील हो जाती है उसके बाद फिर आप लोगों को एयर भरनी है। एयर भरने के बाद जैसे ही आप लोगों को यहां पर पल्स फील होना बंद हो जाए उससे आप थोड़ी सी और हवा भरें उसके अंदर, ठीक है ना। भर दी। अब क्या करना है आप लोगों को? धीरे धीरे से जो है एयर को रिड्यूस करना है। और जैसे आप रिड्यूस करोगे और जहां जाकर आप लोगों को पल्स फील हो जाती है, मीटर आप लोगों को तुरंत से देख लेना है कि कहां पर, यानी 120 पर, 130 पर, 140 पर कहां जाकर आप लोगों को पल्स फील हुई है। जैसे आप लोगों को पता लगा कि 130 पर हमें पल्स फील हुई है तो आप लोगों की जो बीपी होगी वो कितनी हो जाएगी? 130। कितनी हो जाएगी? 130 आप लोगों की बीपी हो जाएगी। जैसे आप लोगों को बीपी जो आप लोगों की पल्स है वो 180 पे फील हो गई तो आप ये समझना कि उसकी बीपी कितनी है? 180 है। और फिर ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? हाइपरटेंशन हो जाएगी। यानी कि बीपी अगर बढ़ी हुई मिल रही है उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन, और अगर बीपी लो हो गई तो उसे बोला जाता है हाइपोटेंशन, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने 2 चीजें आप लोगों को बता दी। नॉर्मल बीपी कितनी होती है जरा मुझे कोई बताइए तो? 120/80 mm ऑफ Hg, ये आप लोगों की होती है नॉर्मल बीपी। कितनी होती है? 120/80 mm ऑफ Hg आप लोगों की जो नॉर्मल बीपी होती है, ठीक है। चलो जी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन शानदार होने वाला है। इस इमेज को देखिए और बताइए, इस इमेज को आप लोगों को देखना है और आप मुझे ये बताना है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है? इसके अंदर डिफरेंट टाइप की सिरिंज दी गई है, मैंने नाम आप लोगों को बता दिया है। इसका नाम जो है वो है सिरिंज। क्या है? सिरिंज इसका नाम है। और अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं, इनके ऊपर अभी किसी भी तरीके की जो निडिल है वो नहीं दी रखी है, ठीक है ना। निडिल अभी किसी के भी ऊपर नहीं है, ओनली ये क्या है? सिरिंज है। तो ये है 60 ml की सिरिंज है, ये है 20 ml की सिरिंज है, ये 10 ml की सिरिंज है, ये आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो 6 ml की सिरिंज है, यहां पर ये 3 ml की सिरिंज है और यहां पर ये 1 ml की सिरिंज है। अब जो 1 ml की सिरिंज है इसका यूज कहां किया जाता है? 1 ml की सिरिंज और इससे भी छोटी सिरिंज आती है जिनका कि हम यूज करते हैं इंसुलिन इंजेक्शन देने में। इंसुलिन का इंजेक्शन देने में हम सबसे जो छोटी सिरिंज होती है उसका हम यूज करते हैं। इसके बाद में 3 ml, 6 ml, 10 ml, 20 ml और 60 ml जो है आप लोगों के पास में ये सिरिंज दी गई है, ठीक है ना। तो इनका नाम सिंपली सिरिंज है। इंजेक्शन किसे बोला जाता है अब हम देख लेते हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्टली इंजेक्शन की तरफ। यहां पर हम आ चुके हैं आप लोगों के इंजेक्शन पर।
ठीक है ना। कहां आ चुके हैं हम? इंजेक्शन पर। अब मुझे बताइए तो क्या हम इसे इंजेक्शन बोलेंगे या फिर हम इसे इंजेक्शन बोलेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर जो ये इमेज दी गई है, यहां पर जो इमेज दी गई है, सबसे पहले हमने इंजेक्शन का सिलेक्शन किया है। उस इंजेक्शन का नाम है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, ठीक है ना। कौन सा इंजेक्शन है? डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। अब सबसे पहले तो अगर हम बात करें यूज की, डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन होता है वो क्यों यूज किया जाता है? किसी भी पेन के लिए, किसी भी तरीके के पेन के लिए यूज लिया जाता है। यानी कि डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन है यह है पेन किलर इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन है? यह है पेन किलर इंजेक्शन है, जो कि दर्द, अगर आप लोगों के हाथ पैरों में दर्द है या बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, स्टमक को छोड़ के, स्टमक के लिए और दूसरे इंजेक्शनों का यूज भी किया जाता है। तो अगर बॉडी में आप लोगों के हाथ पैरों में दर्द है, बॉडी में थकान सी महसूस हो रखी है, तो आप लोगों के लिए डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर एम्प्यूल दे रखे हैं डाइक्लोफेनिक के 2 ml का और 3 ml का, ठीक है ना। ये दे रखे हैं एम्प्यूल, इन्हें बोला जाता है इंजेक्शन। ध्यान से सुन लो, ये जो एम्प्यूल दे रखे हैं इन्हें बोला जाता है इंजेक्शन। क्या बोला जाता है? इंजेक्शन। ये क्या है? ये इंजेक्शन नहीं है, इसके अंदर ये जो भरा हुआ है ये इंजेक्शन है। क्या चीज? क्या चीज? इसके अंदर जो भरा हुआ है वह इंजेक्शन है। इंजेक्शन क्या है? ये है इंजेक्शन। ये सबसे पहले मैंने आप लोगों से बात करी, ये सिरिंज है, और ये हमने बात करी ये एक निडिल है। ये सिरिंज है और ये एक निडिल है, ठीक है ना। तो हमने क्या बात करी आप लोगों से? ये इंजेक्शन है, ये सिरिंज है, ये है आप लोगों की निडिल। ये ऊपर जो खींचने का, दबाने का, जो इंजेक्शन लगाने का होता है उसे हम बोला जाता है पिस्टन। क्या बोला जाता है? पिस्टन। अब सिरिंज जो होती है इसके आगे जो लगी होती है उसे बोलते हैं निडिल, और निडिल भी अलग अलग तरीके की होती है। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं, देखो पिछली जो हमारी वो थी स्लाइड, उसमें हम चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये जो 1 ml की सिरिंज आप लोगों की है, इसके अंदर जो निडिल लगेगी ना, जो सुई आप लोग बोलते हो उसे, तो वो बहुत ही पतली लगती है। इसके बाद में फिर 3 ml की आएगी, वो थोड़ी सी और मोटी आएगी। इसके बाद में 6 ml की आएगी, उसमें थोड़ी सी और मोटी आएगी। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 10 ml की, तो वो और भी मोटी आएगी। अगर मैं बात करूं 20 ml की, वो और भी मोटी आएगी। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से 60 ml की, तो वो और भी जो मोटी निडिल है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी भी मनुष्य के इंजेक्शन लग रहा है ह्यूमन बॉडी के, तो वहां पर जो नीडल होती है वो काफी पतली होती है। अगर किसी भैंस के या किसी और अन्य जानवर के, अगर आपको पता है, लगाते हैं तो बहुत मोटी तो उनकी क्या होती है? सिरिंज होती है। उसके अलावा जो नीडल होती है वो भी बहुत मोटी होती है, ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो हमारी जो अगर बात करें यहाँ पर वेन्स जो होती है काफी पतली होती है, तो उनके लिए यूज में लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं निडल के साथ में जो सिरिंज होती है, उनमें अगर जैसे निडल है तो निडल की साइज बढ़ेगी, सॉरी जो सिरिंज है उसकी साइज बढ़ेगी और निडल की साइज घटती जाती है। कैसे? अब इसमें उल्टा थोड़ा सा मामला होता है, वो आप लोग अगर डीपली जाओगे तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे थे, यहां पर हमने बात की आप लोगों से इंजेक्शन की। किसकी बात करी हमने? इंजेक्शन की बात करी। तो ये हमारे पास में था डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। इसके अंदर जो सिरिंज के अंदर जो भरा हुआ है वो है इंजेक्शन डाइक्लोफेनिक, और यहां पर आगे जो लगी हुई है इसे हम बोलते हैं निडल। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों से एक चीज और आगे बात कर लेता हूं कि जो इंजेक्शन लगते हैं वो किस किस रूट से इंजेक्शन आप लोगों के लगते हैं। तो सुन लो, टाइप ऑफ इंजेक्शन की अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि इंजेक्शन किस किस रूट से लगाए जाते हैं, तो कई बार आप हॉस्पिटल गए होंगे और आप लोगों को इंजेक्शन से लगता है क्या? डर। अब आप लोगों से डॉक्टर कहता है कि आप लोगों के लगेगा क्या इंजेक्शन, तो आप एक क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं, सर हाथ में लगेगा या पीछे लगेगा, है ना। तो अब हम उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास में टाइप है वो है आईएम इंजेक्शन जो होता है, वो मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। इंटर मसल्स के अंदर जो इंजेक्शन लगता है उसे बोला जाता है आईएम इंजेक्शन।
अगर वेन के अंदर, डायरेक्टली वेन के अंदर इंजेक्शन लग रहा है तो उसे हम बोलते हैं आईएम इंजेक्शन। अब ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे ही आप हॉस्पिटल के अंदर गए, हॉस्पिटल के अंदर जाते ही आप लोगों से बोला कि आपके इंजेक्शन लगेगा, तो आप उनसे अगर ये कहोगे कि सर आईएम लगेगा या आईवी लगेगा, सिर्फ 2 वर्ड आप लोगों को बोलने हैं, सामने वाला समझ जाएगा कि इसको थोड़ी बहुत तो मेडिकल की इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। लेकिन अगर आप गए और आप लोगों से बोला कि इंजेक्शन लगेगा और आप बोल रहे हैं सर हाथ में लगेगा कि पीछे लगेगा, तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा इसको अभी कोई भी पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आप सिर्फ 2 वर्ड ये बोल दोगे कि सर आईएम लगेगा या आईवी लगेगा, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसे कुछ न कुछ तो आता है या फिर ये मेडिकल स्टूडेंट लग रहा है मेरे को। ठीक है ना। तो 2 चीजें आप देखो, बेसिक सी चीजें आप समझ जाओगे ना, तो आप स्मार्ट बन सकते हो हॉस्पिटल में जाकर भी। स्मार्ट कैसे बनोगे? स्मार्ट 2-3 मेडिकल टर्म बोलो, उनको लगेगा कि ये मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है ये। लेकिन अगर आप वहां जाकर पागलों की जैसे बात करो कि सर पीछे इंजेक्शन लगेगा या हाथ में इंजेक्शन लगेगा, तो ये बहुत गलत चीजें हो जाएंगी। तो आज से ये ध्यान रखना, आप 2 चीजें सीख लो, है ना। ये आईडी और एससी अभी मत सीखो, सिर्फ 2 चीजें सीख लो, आईएम आईवी। ध्यान रखना, वी का मतलब होता है वेन, वी का मतलब होता है वेन, यानी कि वेन के अंदर लगेगा, मतलब हाथ में हमारी जितनी भी वेन होती है उनके अंदर लगेगा। मसल्स का अंदर यानी पीछे की साइड मसल्स में हमारे इंजेक्शन लगेगा। मतलब आप 2 चीजें ध्यान रखना, आईएम और आईवी। तो जब भी इंजेक्शन लगे 2 चीजें ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है कि आईएम जो लग रहा है और आईवी जो इंजेक्शन लग रहा है, वो आप लोगों को देखना है कि अब जो हमारे इंजेक्शन लगा है वो आईवी लगा या आईएम लगा है। ठीक है ना। 2 चीजें बिल्कुल भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ रहे हैं हम। और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपकी इस तरीके से करवा दूंगा। आप अगर नर्सिंग के अंदर एडमिशन नहीं हुआ, उसके बाद भी इतनी इंफॉर्मेशन तो दे दूंगा कि हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो फटाफट से आप लोगों का काम भी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं आप लोगों से हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की, स्टाफ उसी को कोऑपरेट करेगा जो 2-3 टर्म्स बोलेगा, मेडिकल टर्म्स जो बोलेगा, तो उनको लगेगा कि या तो ये स्टूडेंट है और इंटर्नशिप करने आया है तो इसका काम जल्दी करवा देते हैं, है ना। या फिर आप लोगों के अगर आप जा रहे हैं, बेशक आप स्टूडेंट हैं, इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पागलों जैसी बातें कर रहे हैं तो फिर नहीं लगेगा कि आप एक स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। तो ये जो भी टर्म्स होती हैं, देखो मैं बहुत सारी टर्म्स जो आप लोगों को अभी नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डॉक्टर की पर्ची भी मैं आप लोगों को पढ़ना सिखा दूंगा कि डॉक्टर की पर्ची पर डॉक्टर ने क्या लिखा है, क्या दवाई लिखी है ना। कुछ चीजें तो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो 2 चीजें आज ध्यान रख लेना। इसके बाद में अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो भी डाउट है वो सारे सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज अब और आप जाते जाते ध्यान रखना कि जो डॉक्टर की जो पर्ची होती है उस पर, डॉक्टर की जो पर्ची होती है उस पर कभी भी वो दवा लिखने से पहले, ये डॉक्टर की एक पर्ची है, ध्यान रखना और नोटिस करना, कभी भी दवा लिखने से पहले वो ऐसे आरएक्स बनाता है या फिर ऑलरेडी पर्ची पर लिखा हुआ होता है। यहां पर मैं कहूंगा हमारे ऑपरेटर साहब से कि सर यहां पर नीचे देखो, या तो हॉस्पिटल की पर्ची होंगी, इधर देखो नीचे हॉस्पिटल की पर्ची होंगी, एसएमएस हॉस्पिटल की पर्ची हमारे पास में, देखो अगर है यहां पर तो देखो देखो पड़ी होंगी, नहीं वो नहीं है ना। देखो तो हॉस्पिटल की जो पर्ची होती है उनमें आरएक्स लिखा होता है। आरएक्स का मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन का मतलब डॉक्टर ने क्या आप लोगों को प्रेस्क्राइब किया है। डॉक्टर जो भी दवाई लिखेगा वही ट्रीटमेंट जो है हम लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर मेरे पास में क्या है, एक पर्ची है। इस पर्ची में डॉक्टर जब भी दवा लिखता है तो सबसे पहले ऊपर लिखता है डायग्नोसिस, यानी कि इसको क्या डायग्नोसिस है, यानी इसको हम जो दवा लिख रहे हैं वो किस बीमारी की लिख रहे हैं। तो जब भी आप जाओगे तो वो डाटा आप लोगों से कलेक्ट करता है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, है ना। ऑब्जेक्टिव डाटा जो कि आप लोग जो है खुद डॉक्टर को बता रहे हैं कि सर मेरे खांसी हो रखी है, जुकाम हो रखी है, बुखार हो रखा है। इसके अलावा जब सब्जेक्टिव डाटा की अगर मैं बात करता हूं तो डॉक्टर खुद पूछता है इसके अलावा आपने रात क्या खाया था, आपने रात को जो भी खाया था आलू के अलावा और क्या खाए थे, सर मैंने पनीर के पकोड़े भी खाए थे, सर मैंने बेसन की जो कड़ी होती है वो भी मैंने खाई थी। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करके और फिर वो बनाता है डायग्नोसिस कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। अब उसने डायग्नोसिस बना दिया कि आप लोगों के पेन है स्टमक के अंदर, तो वो लिख देगा पेन इन स्टमक,
या आप लोगों का डायग्नोसिस हो गया। अब इसकी दवा वो लिखेगा। अब आप लोगों के स्टमक के अंदर पेन है तो वो सबसे पहले रेनेटेडीन जो है वो टैबलेट लिख सकता है, या रेनेटेडीन या रेंटेक जो आप लोगों का इंजेक्शन भी लिख सकता है। तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने डायग्नोसिस बनाया, फिर आप लोगों को प्रेस्क्राइब किया जाता है, इनके गोटे भी लगानी है, इनके जो है ये टैबलेट भी देनी है, इनको अगर खांसी है तो ये सिरप भी देनी है। वो कैसे लिखा जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं लास्ट आप लोगों के क्वेश्चन देख के जा रहा हूं। कल का जो क्वेश्चन था वो मैं नहीं ला पाया हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर लेके आऊंगा। अब मुझे आप लोग जाते जाते इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देखे जाएंगे। तो ब्लैक जो बैग होता है या ब्लैक जो पन्नी होती है, इसके अंदर किस तरीके का जो कचरा है वो डाला जाता है, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना। और फिर कहूंगा कि अगर जिन्होंने द साइंस क्लब हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, सभी एक बार ऐप डाउनलोड कर ले। और किसी को भी अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो रखी है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें, ठीक है ना गाइज। बाकी और कोई भी आप लोगों का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं ऐसे ही करवा दूंगा, आप लोगों ने ना कभी कहीं पर पढ़ी होगी और ना कहीं आप लोगों, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाता हूं ना, सारी चीजें आप लोगों को हॉस्पिटल के अनुसार बताऊंगा, और जैसे ही बताऊंगा वैसे आप लोग सीखोगे क्या क्या हम अनुभव कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसे क्या करना है, क्योंकि फ्यूचर में आप भी तो वही काम करने वाले हो ना, जो हम कर रहे हैं वो आप करने वाले हो, तो आपको अभी से एक्सपीरियंस होगा। बाकी और कोई भी डाउट है तो आप हमारे पास में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस कैसी लग रही हैं और डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं, टाइमिंग आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।